जी सर, अब आप स्टार्ट कर सकते ओके। अच्छा, चले हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट कर लेंगे दोबारा। तो अभी सुनने के आप लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, एवरी पार्टिसिपेंट। उनका वांट मूव ऑन, तो फिर मुझे आंसर्स वैसे भी कुछ नहीं होता है। अच्छा, कल हम जरा डिस्कस हम लोग थे उसके पर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे पैसेज के, शॉर्ट पैसेज के ही। मैं दोबारा वो पैसेज शेयर कर देता हूँ, उसके कुछ क्वेश्चंस मालूम मैं क्या करना। ठीक है। दिस वॉज द पैसेज। इसको एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लें, 3-4 मिनट ले लें आप इसको अच्छी तरह गो थ्रू कर लें। ये सब क्वेश्चन वन है, इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन को देखते हैं। Want to write the answer in chat, you may write in chat। और if you want to annotate, आप annotate भी कर सकते हैं, अगर फिर आप लोग बोलना चाहें तो आप anybody आंसर कोई गैस हो रहा है, पढ़ लिया आप लोगों ने पैसेज, क्वेश्चन पढ़ लिए। वन मोर टाइम। देख लेते हैं। कोई आंसर नहीं देना, आंसर। कासिम से शहजाद। हैं। आई थिंक एलिमिनेशन कर लें तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें उसने हमारे पास क्या डिस्कस किया हुआ है? What is being discussed? It can be inferred from the passage that manufacturing and agriculture sectors in the United States following the Second World War differed in which of the following respects। स्टेटमेंट की तो समझ आ गई ना, कि हम इस वजह से ये अखज़ कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर
यूएस के अंदर जो दोनों थे, वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरह आपस में डिफर किए थे, मतलब उन दोनों में किस तरह का आपस में वो किस तरह कंट्रास्ट में चल रहे थे, यहाँ पे वो डिफर किस तरह कर रहे थे। ठीक है, तो अगर हम इनके आंसर्स की तरफ देखें, अगर we look into the answers, if we look into आंसर्स, तो हम इसमें सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन सी, जरा देख लेते हैं ऑप्शन सी इसमें से एलिमिनेट, एलिमिनेट कैसे होगा। अच्छा, ऑप्शन सी हमारे पास एलिमिनेट कैसे होगा कि द ट्रेंड इन द वेजेस ऑफ मेन एम्प्लॉयड इन द ईच सेक्टर। अब आप पूरे इस पैसेज में देख लें, कहीं पे वेजेस का जिक्र है? वी कैन ऑलरेडी सी कि यहाँ पे पूरे पैसेज के अंदर हमारे पास वेजेस का कोई जिक्र नहीं, नोवेयर जहाँ पे उसने जिक्र किया, सो ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी जो है वो एलिमिनेट हो जाए, सिंपल। आगे फिर जो ऑप्शन हमारे पास, ये जो ऑप्शन है, द एक्सटेंट टू विच वुमेन इन ईच सेक्टर वर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। अब ये सेटिस्फाइड, अब ये कहीं पे वही सेम बात आ गई, कहीं पे सेटिस्फेक्शन का भी जिक्र नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सेटिस वो जिक्र किस चीज़ का होगा कि कंपैरिजन उन्होंने एक तरह से किया हुआ है कि मेल वर्कर्स इसमें ज़्यादा थे, फीमेल वर्कर्स उसमें ज़्यादा थी, फिर वो डिक्रीज हुआ, फिर वो इंक्रीज हुआ, पोस्ट वर्ल्ड वॉर का जिक्र हुआ, प्री वर्ल्ड वॉर का जिक्र हुआ, और एट दी एंड जाके उसने मीडिया का जिक्र किया हुआ। सो ऑप्शन ई इज ऑटोमेटिकली eliminated as well। फिर उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन ए की तरफ, अगर हम जाएं तो ऑप्शन ए के अंदर हमारे पास ये है, ये हमारे पास, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मतलब किया हुआ था, अगर स्टेटिस्टिक्स देखें जीआरई के तो ये काफ़ी ज़्यादा 40% लोगों ने इसको attempt किया हुआ है। लेकिन ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग एज वेल, कि इसमें जो है उसने लिखा है द रेट ऑफ एक्सपेंशन इन ईच सेक्टर। अगर हम लोग इसके अंदर देखें, पूरे पैराग्राफ के अंदर हम लोग पढ़ लें, द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अ स्टडी डिक्रीज इन नंबर ऑफ मेल फार्म वर्कर्स कंबाइंड टू कॉज द इंडस्ट्री टू हायर वुमेन इन पोस्ट वॉर regimes। आप यहाँ पे ये देख लेते हैं कि देर इज, हमारे पास जिक्र हुआ है कि एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर का, ठीक है, लेकिन कहीं पे एक्सपेंशन बाकी सेक्टर्स के बारे में कुछ जिक्र हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर का जिक्र हुआ हो कहीं पे एक्सपेंशन का? चले मैन्युफैक्चरिंग वाला छोड़ दें, कोई और जितने सेक्टर्स थे हमें उन सेक्टर्स का भी नहीं पता, तो वो इन ईच सेक्टर को बोल रहा है। चले ईच के अंदर हम लोग चले वो भी कर लेते हैं, ओनली मैन्युफैक्चरिंग ले लेते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की भी एक्सपेंशन का जिक्र नहीं है, तो जिक्र सिर्फ किसका हुआ है? एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर का सिर्फ जिक्र हुआ। सो दिस ऑप्शन विल बी एलिमिनेटेड एज वेल। बाकी उसमें बताया हुआ है ये ऑप्शन डी है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ये क्यों होगा? द एटीट्यूड ऑफ पॉपुलर मीडिया टुवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन ईच सेक्टर। अब ईच सेक्टर दोबारा आ गया हुआ, अब उसने लिखे द 1950s saw a growing number of women engaged in farm labor। फार्म लेबर किससे रिलेटेड है? फार्म लेबर इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर। even though even though rhetoric in the popular media called for the return of women to domestic life। सो यहाँ पे मीडिया भी दोबारा अगेन वही बात में जो आप कह रहे थे कि यहाँ पे भी अगेन वो डिस्कस नहीं कर रहा कि हमने मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पे वुमेन का कोई जिक्र हुआ, कोई स्टांस मीडिया का स्टांस को मैन्युफैक्चरिंग जो साइड थी वुमेन की उसके अंदर कोई स्टांस आया हुआ यहाँ पे हमारा वो भी नहीं आता। सो दिस ऑप्शन डी इज एलिमिनेटेड एज वेल। तो हमारे पास ऑप्शन डी ओनली यही ऑप्शन है जो हमारे पास बचेगा, और ये हमारे पास अल्टीमेट ऑप्शन है। इसके अंदर क्या है? द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच सेक्टर हु आर मेन, तो उसने दोनों बताया हुआ है कि वो मेन पर नीचे किस में होते हैं, एग्रीकल्चर में ज़्यादा हुए थे या कम हुए थे, और मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा हुए थे या कम हुए थे। बस ये एज सिंपल एज दिस। किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक लॉजिक तो ये बनती थी कि पोस्ट वॉर तो मैन का काउंट डिक्रीज होना ही था, प्लस इसमें ये भी लिखा हुआ है कि वेयर वुमेन वर व्यूड एज टेम्परेरी वर्कर। ठीक है, ये वाली लाइन जो फॉलो हो रही है, इसमें ये लिखा हुआ है कि द इंडस्ट्री टू हायर वुमेन। इसमें हमें मेंशन नहीं किया हुआ कि वो मैन्युफैक्चरिंग की या एग्रीकल्चर की, तो इंडस्ट्री से भी एक हमें क्लू मिलता है। बिल्कुल। नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ये तो कैंसिल हो जाएगा। नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है। आई थिंक ऑप्शन डी इज राइट। सॉरी, ऑप्शन कौन सा बोला? डी। बी। डी सर, डी। डी फॉर डॉग। और किसी का ओपिनियन? सही नहीं है। चलो, टाइम लिमिट। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर लें। शहजाद भट्ट, बढ़िया। शुमाइला, आप। तो चलिए हम इसके एस्पेक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। सबको तकरीबन इसमें क्लियर है कि हमारे पास ऑप्शन डी ही रह जाता है। तो मैं एक दफ़ा इसका बता देता हूँ कि हमारे पास जो मोस्टली हमारे पास स्टेटिस्टिक्स में जिक्र के देखेंगे, उसके अंदर हमारे पास 53% लोगों ने इसको करेक्ट किया था। ठीक है। अब ये क्यों हमारे पास एलिमिनेट हो जाता है, मैं इसी को ज़रा डिस्कस करूँगा। बाकी सब तो वैसे ही हमारे पास अ, नज़र आ जाता है, पता चल जाता है कि कौन सा रॉन्ग है और कौन सा सही है। अब बी क्यों नहीं है? द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द वुमेन हु जॉइंड द वर्कफोर्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वर एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग। अब इसके अंदर एक वो ये है कि अब वी नो दैट कि एग्रीकल्चर में प्रोमिनेंट पार्टिसिपेशन थी वुमेन की, बट वी डोंट नो द कि मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले में बाकी सेक्टर्स का क्या और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर का भी कोई हमारे पास मेंशन नहीं है। उसने ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर पूछा होगा, वो उसने प्री वर्ल्ड वॉर नहीं पूछा होगा। आई थिंक दिस विल ऑटोमेटिकली एलिमिनेट दिस मीन्स ऑप्शन सी जो है वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। जो भी पैसेज कह रहे हैं लास्ट के लिए इंक्रीज ऑफ वुमेन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज फॉलोड। सो दिस इज व्हाट ये तो कम्प्लीटली एक्चुअली कम्प्लीटली ऑपोजिट हो जाता है जो कुछ पैसेज कहना चाह रहे हैं। तो डी इज अ गुड ऑप्शन। यही इनफैक्ट दिस इज द राइट ऑप्शन। ये जो है हमारे पास ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, वो अगेन वही बात आ गई, ड्यूरिंग वॉर हमें नहीं पता कुछ भी कि क्या सीन हुआ था कि was longer lasting in agriculture than it was in manufacturing. So it is
during the World War, so we can't say anything about it. और मैं कल कर दिया हूँ ये जो पॉपुलर मीडिया के बारे में पॉपुलर मीडिया की बात करें तो डी इज एन ऑनली ऑप्शन दैट वी विल सेलेक्ट और यही ultimate आंसर है इसका। यार ये तो सबको क्लियर ही था। इसको easy to guess। आगे हम चले न्यू पैसेज की तरफ चलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैसेज है और ये पैसेज लेवल आई थिंक ये लेवल 4 का पैसेज है। वैसे पता ना सब यस सर। एक तो इसको रीड कर लें उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ। तो आपने ये मैंने ऑप्शन दिए हैं आपको सबके सब और इनमें आपने you just have to identify के which statement is supported by the passage and which isn't. Okay. पैसेज एक दफा गो थ्रू हो गया। हाँ, गो थ्रू हो गया। क्वेश्चन देख रहे हैं। चलें जी हाँ ये देख लें आप जरा ना ये जो है इस पैसेज के मुताबिक अगर हम लोग इस पैसेज में देखें तो ये बड़ी स्टेटमेंट्स इसके साथ मैच कर रही हैं ये नहीं करती। अच्छा चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। ए स्टेटमेंट आउटसाइड ऑफ द यूएस पीपल मिक्स्ड पोएट्री विद फिक्शन इज इट सपोर्टेड और नॉट सपोर्टेड बाय द पैसेज। नॉट सपोर्टेड, इसका कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ और विद इन यूएस की बात। सर उसने यूएस की बात की है आप तो ये मुझे नॉट आवाज़ कम सपोर्टेड। आ रही है आप। अच्छा आप बोलें आप जी बोले। सर नॉट सपोर्टेड है ये क्योंकि उसने यूएस की बात की है तो यूएस के बाद की बात हो रही थी इसलिए पैसे सर विद इन यूएस का डिस्कशन है। बाकी सबको भी यही आंसर है। Not well mixed poetry with the fiction. आउटसाइड ऑफ द यूएस बात हो रही है तो आउटसाइड का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है सो दैट्स इट। अगर हम लोग यहाँ पे अगर वो यहाँ पे लिखते था हाँ चल मैं इसमें ये चीज़ करूँगा। अगर यहाँ पे वो लिखता था इन कंट्रास्ट इन फिर क्या इसका क्या आंसर होगा फिर ये सपोर्ट करता था।
फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखा आउटसाइड द यूएस इन कंट्रास्ट टू यूएस पीपल मिक्स पोएट्री विद द फिक्शन। अब वो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ना आपस में, तो फिर ओके इशू हो जाता है बिकॉज वी डोंट नो, लेकिन वो इन कंट्रास्ट तो कर रहा है तो एक साइड तो करेक्ट है ना, दूसरी साइड अल्टीमेटली हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम उसको एज्यूम कर लेंगे कि वो उसका जब जिक्र नहीं कर रहा तो फिर इन कंट्रास्ट मतलब वो उसकी उल्टी हो जाएगी चीज़। ठीक है। कहाँ गया आपको? अच्छा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। जो बी स्टेटमेंट है, इनसाइड द academic settings in US people do not mix poetry with the fiction। सो ये आप बताएं, ये सपोर्टेड है या नहीं सपोर्टेड? ये सपोर्टेड है आई थिंक। एग्जैक्टली ये सपोर्टेड है, क्योंकि इस पूरे पैसेज के अंदर आप जहाँ जहाँ पढ़ेंगे पूरे के पूरे पैसेज को, फर्स्ट फर्स्ट वाले पैराग्राफ को या सेकंड वाले पैराग्राफ को, पूरे के दोनों पैराग्राफ्स में सिर्फ एक ही डिस्कशन हो रही है, सिर्फ एक ही चीज़ बार बार कही जा रही है कि पूरे के पूरे आप पूरे पैसेज में आप देखें तो एक ही चीज़ उन्होंने की हुई है कि पोएट्री और फिक्शन को अलग अलग रखा जाता है। सो ये एकेडमिक सेटिंग्स भी वहीं पे पॉइंट आउट किए जा रहे हैं कि पीपल डू नॉट मिक्स पोएट्री विद द फिक्शन। एग्जैक्टली दैट इज अ डीप, बिल्कुल ये भी पॉइंट अच्छा करेगा। सो सेकंड वन इज इम्पोर्टेड। अच्छा, थर्ड वन सी के अंदर जाए अगर, ऑप्शन सी का बताते हैं आपको, ये सपोर्टेड है या नहीं सपोर्टेड? ये जैक ऑफ ऑल का क्या मतलब हो गया था? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है मतलब कि हर एक के अंदर माहिर बंदा, सब 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 एक बंदा जो ऑलराउंडर होता है, हर एक काम कर सकता है। और ये पूरी एक हमारे पास वो है जरूर में एक वाले जरिए जरूर में कहीं उसमें कहीं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, इनडायरेक्टली बंदों का नाम है बाजू है। एक दिन पॉइंट आउट किया था, फिर मिनट हाँ ये सही है, थोड़ा सपोर्ट कर रही है आई थिंक तो। नहीं बट ये था। मेरे ख्याल में सपोर्ट कर ही है, जो लास्ट लाइन है पैराग्राफ की उसमें इसका जिक्र है कुछ। चल मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये आंसर लाइज, हाँ ये द रीजन दैट व्हाई पीपल यू इन यूएस डिड नॉट मिक्स विद फिक्शन बिकॉज they did not consider jack of all and master none too well। अच्छा उसमें ये आंसर इसका यहाँ पे आ जाता है द लास्ट लाइन में, the answer lies perhaps in widespread attitude in US culture which often cast a suspicious eye on the generalist। अब generalist क्या होता है? जनरल एक ये एक वर्ड आ गया कि मतलब वो एक तरह से वो ओवरऑल उसको देखते हैं, एक शक की तरह की नज़र से देखते हैं, तो ये आप उससे कह सकते हैं। Those with the knowledge and expertise in multiple areas risk changes of dilettantism। इसका मतलब क्या होता है? किसी को इसका मतलब पता है? dilettantism, जो एक्सपर्ट ना हो। हाँ, एक तरह से इसको कहते हैं जिस तरह वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन होता है ना, जैसे मतलब वो रेलू कट्टा टाइप बंदा जो होता है,
जैसे जिसके पास ना सुपरफिशियल टाइप या नॉलेज या शैलो नॉलेज होता है बहुत सारी फील्ड्स का, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होता। तो ये स्पेसिफिकली उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा वो होता है, इसका मतलब ये होता है। तो एज इफ एबिलिटी इन वन फील्ड इज डाइल्यूटेड और compromised by accomplishment in another। सो दिस इज सो इस लाइन से पता चल जाएगा, इस सेंटेंस से मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा टाइम कम है। इस लाइन से पता चल जाएगा कि इसी को सपोर्ट करे कि वो सारी के सारी फील्ड्स के बारे में वो जर्नलिस्ट होता है। जर्नलिस्ट इसके अंदर ये वो चीज़ है जो पॉइंट आउट कर रही है, मेन कीवर्ड है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर डी जो है वो पहले से ही मार्क कर दिया हुआ किसी ने, एक दफा पढ़ लें वैसे आप लोग। द ऑथर ऑफ द पैसेज इज ही इन फेवर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द यूएस। अब ऑथर का आगे मैं बताएगा क्यों नहीं है सपोर्टेड। सर क्योंकि सेकंड पैराग्राफ में वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, बट व्हाई हैव स्पेशलाइज्ड एजुकेशन एंड लिटरेरी टेरिटोरियलिटी रिजल्टेड फ्रॉम डिस्टिंक्शन, और फिर लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एज इफ एबिलिटी इन वन फील्ड इज डाइल्यूटेड और कॉम्प्रोमाइज्ड बाय अकॉम्प्लिशमेंट इन अनदर। तो ये इसका मतलब सपोर्ट भी कर रहा है कि मतलब एक को अगर हम चूज करते हैं तो दूसरा कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा। लेकिन इसमें हम किस तरह एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो कि जो कुछ हो रहा है वो सही है या गलत, मतलब कि उसके ऑथर किस तरह, इसमें हम ऑथर का किस तरह हम लोग इसमें कर लेंगे कि वो किस तरह उसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। ऑथर ने कहीं अपना मेरे ख्याल में ओपिनियन नहीं दिया कि वो सपोर्ट कर रहा है हाँ या नहीं कर रहा है, सिर्फ क्वेश्चन किया है इस जो। हाँ, मतलब ही इज कंफ्यूज, ही इज नॉट, वो ना इधर है ना उधर है, ही इज इम्बैलेंस्ड रहेगा। ये मतलब एक आउट ऑफ स्कोप सा आ जाता है हमारे पास, ये जो स्टेटमेंट आउट ऑफ स्कोप से आ जाती है कि वो इम्बैलेंस्ड है कि वो कहाँ पे जाए। मतलब इस जिक्र में पैसेज में ये इस चीज़ के रिगार्डिंग जिक्र ही नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। मतलब उसके उसके नरेशन के राइटर के नरेशन का टाइप ही उसकी ये है कि वो उसको सपोर्ट करना चाह रहा है। मतलब वो नरेट ही इस तरह से कर रहा है कि वो हमें ऐसे लग रहा है, पता स्टाइल होता है कई लोगों का, तो वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो उसको सपोर्ट करना चाह रहा है, लेकिन वो यहाँ पे वो कुछ उसके समझ नहीं आ रही। मतलब कहने का मतलब ये, अगर फर्ज करें कि वो यहीं यहीं पे कुछ और कह देता कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टाइम लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि फॉर्चुनेटली देयर आर साइंस दैट बायस अगेंस्ट द राइटर्स हु क्रॉस बाउंड्रीज इज डिमिनिशिंग। तो ये अगर मैं लिख देता कि मतलब कुछ साइंस हैं जो राइटर्स क्रॉस बाउंड्रीज, दैट दैट बायस अगेंस्ट द राइटर्स हु क्रॉस बाउंड्रीज इज डिमिनिशिंग। सो यहाँ पे हम लोग अगर फिर हम ये कहते थे कि हम यहाँ पे स्टांस उसका राइटर का क्या है कि मतलब अब वो इन अनदर वर्ड्स राइटिंग के राइटर जो है वो इसमें कहता है कि हम दो दो साइड्स को कंपेयर कर लेता कि वो क्रॉस बाउंड्रीज का मतलब ये है कि दूसरे कंट्रीज के अंदर ये सीन हो रहा है तो फिर यूएस के अंदर ये सीन हो रहा है तो यूएस के अंदर फिर ये ज़्यादा बेटर चीज़ है। जबकि दूसरे वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर या दूसरी साइड के ऊपर हम चले जाएं तो वहाँ पे मतलब अगर वो पोइट्री को और फिक्शन को आपस में मिक्स किया जा रहा है तो फिर वो चीज़ वहीं वहाँ पे बुरी हो रही है। तो फिर हम लोग कह सकते थे कि वो आपस में मतलब वो बिल्कुल ठीक कह रहा है या फिर उसका हमारे हमें राइटर पे स्टांस मिल गया। खैर ये आउट ऑफ अननेसेसरी चीज़ थी। अच्छा, ये पे आ जाए हम, सपोर्ट कर रहे हैं कि या नहीं सपोर्ट कर रहे हैं।
ये उल्टी बात बोली उन्होंने, आई थिंक ये सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये वो बिल्कुल ही ऑपोजिट चला गया, या अपोजिट कह दिया हुआ या फिर उसने आउट ऑफ स्कोप कर दिया हुआ। तो इसमें ऑपोजिट ही चला गया, ठीक है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन ये बनता था कि आउट ऑफ स्कोप है या फिर ऑपोजिट चला गया। तो ये वही वाली लास्ट टू लाइन है पैराग्राफ्स की, ये वाली लाइंस है, ये वाली लास्ट टू लाइंस है, इन्हीं के अंदर इसका आंसर आ जाता है कि वो बिल्कुल ऑपोजिट चला गया, और इसमें पोइट्री और फिक्शन को मिक्स करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। In US, it is believed that poetry is most effective when it incorporates fiction. Incorporates का मतलब क्या होता है? Incorporates होता है मिलाना, शामिल कर लेना। सो इसमें तो कोई जिक्र हुआ ही नहीं हो, मतलब जिक्र तो हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल ऑपोजिट है कि वहाँ पे तो वो बार बार यही कहे जा रहे हैं कि पोइट्री और फिक्शन को आपस में मिलाना ही नहीं है। भाई साहब यूएस के अंदर ये वाला सीन है। तो द थिंग इज, ये तो बिल्कुल आप क्या हो रहा है। अच्छा, ये ऑपोजिट होगा या आउट ऑफ स्कोप होगा? ये एफ वाला सपोर्टेड हो, अगर वो छोड़ दे, ये उसके ऑपोजिट है या फिर आउट ऑफ स्कोप है एफ जो है? उन्होंने पोएट्री का कहा है, इसमें वो फिक्शन का कह रहे हैं। आई थिंक ये भी अपोजिट होगा शायद। हाँ एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। इन द यूएस इट इज बिलीव दैट fiction is most effective when it's lyrical and elliptical. lyrical और elliptical तो उसने सारा का सारा उसने बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वो तो उसने कोई जो पोएट्री का जिक्र किया हुआ है, और पोएट्री हमेशा लिरिकल और elliptical होती है। और हमने जैसे पहले भी इसका जिक्र किया है कि जो पोएट्री को हम लोग फिक्शन के अंदर नहीं ढालेंगे, वी कांट इनकॉर्पोरेट द फिक्शन इन पोएट्री, सो दे बोथ आर, मतलब वो आपस में दोनों मिलते नहीं हैं, वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सो वी कैन से कि फिक्शन, ये बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट है उसका। अच्छा, नेक्स्ट वन इज जी। जी अब ये सपोर्ट कर रहा है या फिर ये अपोजिट है या आउट ऑफ स्कोप है, ये बता दें। नो इन्फॉर्मेशन। नो इन्फॉर्मेशन, कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं मेंशन ही नहीं है। बस यही लिखेगा, कहीं पे मिक्स नहीं किया जाता। सो अब सीरियस एंडेवर का कुछ मेंशन ही नहीं है कि ज़्यादा सीरियस थी देन राइटिंग फिक्शन। सो दिस इज आउट ऑफ स्कोप, कम्प्लीटली आउट ऑफ स्कोप। अच्छा, अब ऑप्शन एच पे आ जाए जल्दी जल्दी। आई थिंक पूरा जो पैसेज है वो तो यूएस के बारे में, तो यूएस में तो यूएस का भी नहीं बताया। हाँ, सॉरी मुझे इसकी समझ नहीं आई एच वाले की, आपने क्या रीजन दी? मैं कह रहा हूँ ये गलत है, वैसे भी पूरा जो पैसेज है वो तो यूएस के बारे में, अभी बाकी जगहों पे ज़्यादा होगा राइटर्स के, उसमें क्या कहते हैं स्पेशलिस्ट में, उसका हमें नहीं पता। सही है एग्जैक्टली। तो ये इसके अंदर ये है कि कोई एविडेंस ही नहीं है कि जो सपोर्ट, कोई ये वाले जो स्टेटमेंट ये सपोर्ट ही नहीं होती पैसे से। कोई इसमें एविडेंस वगैरह कोई हमारे पास स्टेटमेंट ही नहीं है जिससे ये हम कह सकें कि बिल्कुल इन फ्यूचर दे विल बी ट्रेंड ऑफ इंक्रीज इन राइटर्स हु आर बट स्पेशलिस्ट। सर सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि बट व्हाई हैव स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। तो जब स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होगी तो फिर वो स्पेशलिस्ट ही तो होंगे। हमारे पास इनका नियर नियर फ्यूचर का क्या कहीं पे आया हुआ है यहाँ? वो तो नहीं लिखा हुआ है। हमारे पास फ्यूचर की उसने कोई डिटर्मिनेशन नहीं दी हुई, कोई एस्टिमेशन नहीं दी हुई उसने, देयर विल बी इंक्रीज इन राइटर्स वगैरह या कुछ भी। तो वो अभी प्रेजेंट में बात किए जा रहे हैं, ओके दिस सर। जस्टिफाइज इट। और सर आई थिंक ये जो एच ऑप्शन है ना, इसमें उन्होंने इन जनरल राइटर्स की बात की है। जो पूरा पैसेज है वो तो यूएस हाँ के बारे में, अगर यूएस में स्पेशलाइज्ड हो भी जाए तो बाकी जनरल राइटर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा जो ब्रॉड एग्जैक्टली। स्टेटमेंट है एच वाला, तो इस वजह से भी गलत। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्या क्वेश्चंस देख लेते हैं जरा। कवर करने के लिए काफी क्वेश्चन लेकिन मैंने चलें। इसमें बताया हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा।
सर ए करेक्ट लग रहा और कोई? Anybody else? इसलिए इसमें ना मैं अपना एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं कर दूँ या फिर ओके शेयर सकते? हाँ ठीक है, आप लोग का आंसर ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम इसमें चले बाकी के लिए एलिमिनेशन वाले मेथड में चले जाते हैं। इसमें हम जरा देख लेते हैं, सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन किस तरह इनकरेक्ट है कि दिस टेल्स यू के यूएस में प्रोग्रेस पोइट्री पे फोकस करते हैं। प्रोग्राम्स जो हैं वो पोइट्री पे फोकस करते हैं, फिक्शन पे बिल्कुल नहीं फोकस करते। तो दिस इज अगेन आई थिंक नॉट सपोर्टेड बाय द पैसेज। तो ये तो बिल्कुल ही एक्सक्लूड हो जाता है। ई के ऊपर अगर हम लोग जाए, यूरोपियंस लिटरली लिटरेरी कल्चर्स आर सस्पिशियस ऑफ द जर्नलिस्ट। तो ये लिमिनेट इस तरह हो जाता है कि यूएस के बाहर हमें बिल्कुल नहीं पता कि क्या है और क्या नहीं होता। सो वी आर ब्लैंक अबाउट इट अगेन। यूरोपियंस का हमारे पास जिक्र ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि यूएस के बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो हम वी आर ब्लैंक रिगार्डिंग इट। डी में अगर हम आ जाएं, डी हमारे पास किस तरह निकल जाता है, फिक्शन इज मोस्ट एस्थेटिकली इफेक्टिव व्हेन इट इनकॉर्पोरेट्स लिरिकल एलिमेंट्स। सो लिरिकल एलिमेंट्स अगेन वही बात आ जाती है, लिरिकल एलिमेंट्स यूज पोइट्री में हैं, होते हैं। और पोइट्री यूएस में फिक्शन में यूज ही नहीं होती। सो वी कैन नॉट सिलेक्ट दिस ऑप्शन। सो दिस इज सिंपली ये भी रिमूव हो जाता है। बी ऑप्शन ये कैसे रिमूव हो रहा है हमारे पास कि अनलाइक द राइटिंग ऑफ द पोइट्री, द राइटिंग ऑफ फिक्शन इज रेयरली एंड एकेडमिकली सीरियस एंड। इसके अंदर वो कह रहा है कि पोइट्री जो है वो ज़्यादा सीरियस एंडेवर है अमेरिका में, और फिक्शन कम है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है पैसेज में कि हम इसको अंदाज़ा लगा सकें कि उसमें ज़्यादा और इसमें कम है। आगे ऑप्शन ए जो हमारे पास पूछता है, ये हमारे पास किस तरह करेक्ट है, पोइट्री शुड नॉट इन्वॉल्व कैरेक्टर्स और नैरेटिव्स। पैसेज में डायरेक्टली तो कोई बात नहीं हुई, बट जैसे वो वी रीड द पैसेज वी सॉ दैट पोइट्री और फिक्शन को मिक्स नहीं करना और दोनों का एलिमेंट्स इधर उधर यूज नहीं हो सकते। सो करेक्टर एंड नैरेटिव्स आर पार्ट ऑफ फिक्शन। थस ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगी। करेक्टर्स और नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ फिक्शन के ऊपर फिक्शन के अंदर आते हैं, और पोइट्री जो है वो उससे मुमासलत ही नहीं है, कोई मिलती जुलती नहीं है। So this will be eliminated of course. So this will be correct of course. ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? कहीं पे रोकना होगा मुझे रोक दीजिएगा। ये एक्चुअली लेवल 3 का है, आसान। इसको जरा जल्दी जल्दी करना, उसके बाद हम एक सिंगल मैसेज वगैरह देख लें। The passage, the author conjectures that a cause of deep drift between fiction and poetry in the United States may be that
ठीक है। इसका ऑप्शन बहुत आसान, बहुत आसान। मैं इसमें एक चीज़ आपको बता दूं यार, इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी ही है। ठीक है। मैं इसमें एक आपको चीज़ बता दूं, ये लेवल 3 वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, अब अम, इसका करेक्ट आंसर खैर वही सेकंड पैराग्राफ में ही इसका आंसर है। लेवल मैं इसका बताता चलूँ, ये लेवल 3 क्वेश्चन था, तो लेवल 3 में कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, सिंपल होते हैं वही वर्ड्स वही सब, एज इट इज उठा के वो दे देते हैं। इसमें भी आप देखें तो पूरे का पूरा स्टेटमेंट एज इट इज ही उसने ऑप्शन डी में उठा के दे दी हुई है। ठीक है। तो अच्छा चलें, वो एलिमिनेशन वाले साइड पे भी चले जाते हैं कि बाकी एलिमिनेशन वाले क्या सीन होंगे। तो अब इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा। ऑप्शन बी, the method used in training graduate students in poetry are different from those used in training graduate students in other literary fields। वही बात आ जाती है कि पोइट्री के बारे में पता है, लेकिन अदर लिटरेरी लिटरेरी मीन्स का तो नहीं पता ना। अब फिलोसफी में, एस्ट्रोनॉमी में कैसे ट्रेन किया जाता है, या फिर दूसरे कोई लिटरेरी फील्ड्स हो सकती हैं, उसमें कैसे ट्रेन किया जाता है वो तो हमें कोई अंदाजा नहीं। लिटरेचर की जो बाकी फील्ड्स हैं उनमें कैसे किया जाता है, हमें क्या पता है कि वो किस तरह किया जाता है। हमें सिर्फ ये पता है कि पोइट्री और फिक्शन को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि दोनों को मिक्स ही नहीं करना। बाकी सब में आप बाकी सब में क्या मेथोडोलॉजी होती है उसके बारे में आप तो बिल्कुल निल है। अम, जो ऑप्शन ए है, मतलब बी इसके सबसे ज्यादा क्लोज बनता था, बी तो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए है उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है पैसेज के अंदर, बिल्कुल ही कोई जिक्र नहीं। पोएट्स एंड फिक्शन राइटर्स इज टेंड टू क्राफ्ट एज द सुपीरियर्स टू द अदर क्राफ्ट, तो इसका कोई जिक्र ही नहीं है पैसेज के अंदर, ये अल्टीमेटली एलिमिनेट हो जाते हैं। नंबर ये इसके ऊपर आ जाते हैं सी के ऊपर, पब्लिशर्स ऑफन प्रेशर राइटर्स टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे डू द बेस्ट। पब्लिशर्स का भी कोई जिक्र नहीं है इस पैसेज में, सो दिस विल पब्लिशर्स का पब्लिशर्स वाला भी ये बिल्कुल ही है। तो ऑप्शन ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। और ऑप्शन ई के अंदर हम देखें तो इसमें भी कोई इसका भी कोई जिक्र नहीं है। फिक्शन इज मोर वाइडली रेड एंड रिस्पेक्टेड देन पोएट्री। कोई ऊपर पे आप कहीं से भी पढ़ लेंगे तो कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है कि वो ज़्यादा पढ़ी जाती है, यहाँ पर पोएट्री की ज़्यादा पढ़ी जाती है, तो ये खत्म हो जाती है यहाँ पर। कोई क्वेश्चन वगैरह इसमें पूछ सकते हैं। एक दफ़ा स्टेटमेंट को पढ़ ले। ये कई दफ़ा आपके पास ऐसे पैसेजेस आएंगे जीआरई के अंदर जिनके साथ सिर्फ एक क्वेश्चन दिया होगा। सो दिस इज दैट टाइप ऑफ पैसेज जिसके साथ सिर्फ एक क्वेश्चन। चलिए अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक दफ़ा आप मैसेज पैसेज को पढ़ लो।
Right. Yes, here it is your question. इसके ऊपर ज़रा टाइम ले लें, 2 मिनट ले लें. I want everybody to answer. अपने अपने आंसर दीजिएगा इसमें. सर सी लग ये आ गया और ये आ गया. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन तब तक नहीं खेलूंगा जब तक सब नहीं आंसर देते थे. सो एवरीबडी शुड आंसर. अभी 3-4 लोगों का भी आया. सिंगल शहजाद. इसकी ज़रा मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ. उसने क्या पूछा हमसे. पैसे एक दफ़ा पढ़ तो लिया होगा सब. ठीक है. अच्छा, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तो किसी को कोई एतराज़ वगैरह होना मुझे पॉइंट आउट कर दीजिएगा मेरी मिस्टेक. अच्छा, इसमें according to the passage, Titan differs atmospherically from Dynamite and Callisto because of the difference in. अब उसने ये पूछा हुआ है कि टाइटन्स जो हैं वो atmospherically से और कैलिस्टो से डिफर किस तरह कर इस बेसिस के ऊपर. इसका आंसर जो है वो हमारे पास तो अल्टीमेटली बी इसका ऑप्शन. इसका आंसर आ रहा है. अब हम डिस्कस कर लेते हैं वो किस तरह आएगा. पहले हम जरा एलिमिनेशन वाली साइड पर चले जाते हैं. ऑप्शन सी किया हुआ है. चले हम पहले सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं. ऑप्शन ई क्यों नहीं होगा. साइज. साइज पे अगर हम आते हैं तो साइज की जहाँ तक बात इन द पैसेज के अंदर ऊपर मेंशन भी हुआ है. साइजेस आर सेम. क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंसेस हैं उनका पूछ रहा है. सो साइजेस की यहाँ पर आवाज़ ठीक आ रही है ना. साइजेस की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही. साइजेस वाला तो ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है. ठीक है. ये तो आराम से एलिमिनेट हो जाता है. ऑप्शन ए के ऊपर हम लोग अगर चले जाते हैं रेट ऑफ हार्ट लॉस. रेट ऑफ जो हार्ट लॉस का भी कोई बिल्कुल जिक्र नहीं है. यहाँ पे भी अक्सर लोग अपनी फिजिक्स का नॉलेज यूज़ करना स्टार्ट हो जाते हैं कि जो चीज़ ठंडी है हीट को जल्दी यूज़ करती है. लाइक मैं मेंशन्ड इन लास्ट लाइन जो लिखी हुई है हमारे पास. द हायर टेम्परेचर ऑफ द जुपिटर्स मून व्हिच वर क्लोजर टू द सन प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्वायरिंग सच एंड एटमॉस्फेयर. सो एक एक दो पैसेज ऐसा है. मैंने खुद पढ़ा हुआ है एक दो पैसेज ऐसा जिसके अंदर हमें फिजिक्स भी यूज़ करनी पड़ जाती है समटाइम. ये वो मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा था तो वो उसके क्लोज हो सकता है. तो दिस काइंड ऑफ थिंग. सो यहाँ पे तो कोई फिजिक्स वगैरह यूज नहीं होता. आपके पास सीधा सीधा इसमें सीधा भी नहीं इतना आंसर था लेकिन फिर भी एक आंसर हमारे पास तो पड़ रहा है. तो जो अब हमारे पास ऑप्शन जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस फ्रॉम इट्स प्लेनेट. तो ये बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है. ऑप्शन सी ज़्यादा लोगों ने करेक्ट किया हुआ था. ऑप्शन सी क्यों नहीं है. अच्छा, इसका ज़रा देख लेते हैं. सो इसके गलत होने का रीज़न दे देता हूँ मैं. यूजुअली 2 रीजंस होते हैं. एक तो टेक्निकल होता है. खैर टेक्निकलिटी में इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज टाइम भी कम होता है. सो एक सिंपल रीज़न है. इसकी सिंपल रीज़न में दे देता हूँ. सो यहाँ वर्ड आया हुआ है
the conditions अच्छा the conditions of acquiring नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर और नीली अंडरस्टूड। ये वाला लास्ट अगर हम पैरा पढ़ें तो इसके अंदर ये इसके आंसर्स आ सकते हैं हमारे पास। यहाँ पे एक वर्ड आया है, अच्छा खैर वो देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया कि अवेलेबिलिटी ऑफ मीथेन एंड अमोनिया। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि यानी कि शायद वो ये कहना चाह रहा है कि टाइटन को मीथेन और अमोनिया ज़्यादा अवेलेबल थी और डायनामाइट और कैलिस्टो को मीथेन और अमोनिया अवेलेबल ही नहीं थी। ऐसा नहीं है, ठीक है। अवेलेबल दोनों को थी लेकिन टाइटन उसको एक्वायर करके बैठ गया और जुपिटर उसको एक्वायर नहीं कर सका। सिंपल ये इसके अंदर फिलॉसफी। और क्यों नहीं कर सका उसकी रीजनिंग उसने दी है कि टाइटन का टेम्परेचर क्योंकि ठंडा था, इस वजह से इट वाज एबल टू एक्वायर। आप ये हम यहाँ पे ये देखें ना, टाइटन टू एक्वायर द मॉडरेटली वोलेटाइल कंपाउंड्स मीथेन एंड अमोनिया इन एडिशन टू वाटर, सो ही इज एक्वायरिंग इट। यानी अवेलेबिलिटी का जिक्र नहीं है, एक्वायर का जिक्र है। अगेन मैं ये बताऊँ, ठीक है। अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है, मतलब दोबारा मैं कहूँगा कि जिस तरह अगर हम मैं कहूँ कि यार यार दो बच्चे हैं, दो लोग हैं, एक अमीर है और एक गरीब है, लेकिन मैं कहूँ कि एक के पास रिसोर्सेज को एक ने रिसोर्सेज को एक्वायर कर लिया और एक ने रिसोर्सेज को एक्वायर नहीं किया, तो एक्वायर और अवेलेबिलिटी में फ़र्क आ जाता है। पैसेज इज टॉकिंग अबाउट एक्वायरिंग, ऑप्शन सी इज टॉकिंग अबाउट अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी दोनों को थी। हाँ, अगर वो बात करता एक्विजिशन की तो बात बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पे आ जाता अगर एक्विजिशन ऑफ मीथेन एंड अमोनिया तो बात बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पे वो अवेलेबिलिटी की बात कर। सो ये ऑप्शन क्लियर हो गया सब। इसको मैंने ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया बिकॉज काफ़ी लोगों ने इसको किया हुआ था, तो इसमें प्रॉब्लम हुई आई हो। अच्छा, वो बी को क्यों ठीक कर रहा है तो ये भी मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रॉक्सिमिटी, जो प्रॉक्सिमिटी है उसका बिल्कुल जिक्र हुआ है इन लास्ट सेंटेंस। the higher temperatures of the Jupiter's moon which were close to sun prevented them from acquiring such an atmosphere। पीछे वाली लाइन भी इसमें ऐड कर ली जाए तो यहाँ क्लियर हो जाता है कि जुपिटर के मून्स जो हैं डायनामाइट और प्लेस्टो वो सन के करीब थे और टाइटन इतना करीब नहीं था। इस वजह से जुपिटर का टेम्परेचर ज़्यादा था, जिस वजह से वो जो कंपाउंड्स को एक्वायर नहीं कर सका और दूसरा कर गया। सिंपल है सर, ठीक है। दैट्स इट। मैंने काफ़ी और भी कवर करना था लेकिन चलिए टाइम खत्म होने वाला है। किसी का क्वेश्चन इसमें समझ आ गई ना? हाँ समझ आ गई, अब क्लियर है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन जनरली जीआरई से रिलेटेड वगैरह कोई डॉक्टर? अगर आपको वैसे कोई क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो आप स्लैक पे पूछ लिया करें या फिर आप डायरेक्ट किसी को हम मैसेज करें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? क्लियर है? और तो नहीं हो गया? आई नहीं थिंक नहीं, सब सब क्लियर क्लियर है। है। चलें ठीक है। चलें जी, टाइम भी खत्म हो गया अब। बस ज़्यादा चलें we should ठीक है सर। conclude this session. Let's meet on the Monday. Allah Hafiz. अल्लाह ओके सर, हाफिज। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।